प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो किस तरह इवेल्युएट करते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने ये सीखा था या पढ़ा था कि कोई भी आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है। आप क्या करें, जैसे उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको पूरे का पूरा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जो है वो किसी रो से एक्सपेंड करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ये जनरल बात थी ये वाली। कोई भी आपके पास n क्रॉस n ऑर्डर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा कि आप जस्ट क्या करें, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं a11 a22 a33 एंड सो ऑन ann, उन सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिजल्ट में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी। नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो है मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है, जिनको यूज करके आप जो है वो कुछ मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो डायरेक्टली बता सकते हैं कि उनका आंसर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम 5.11। इस थ्योरम की स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स डिटरमिनेंट के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहली जो है वो ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट आप लोगों ने फाइंड करना है, और उस मैट्रिक्स में की एंट्रीज में ये खास बात है, उसकी कोई भी एंट्री जो है वो किसी कॉलम की एंट्री जो है वो इस फॉर्म की है, अल्फा इंटू बी आई। ठीक है, ए आई क्या है, कॉलम की किसी भी कॉलम की सभी एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो किसकी इक्वल बन रहा है, अल्फा इंटू बी आई की इक्वल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो एक मैट्रिक्स है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ ताकि आपकी इसकी जो आपको इसकी समझ आ सके। इसकी एंट्रीज है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 2, मैं 3 क्लास ही का मैट्रिक्स लिख रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। 1 2, उसके बाद नेक्स्ट -3, और यहाँ पे आपके पास लेट्स से 2 4 और 6। ठीक है, अब अगर आप इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को देखें तो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज में क्या खास बात भाई, फर्स्ट कॉलम की एंट्री आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली एंट्री 2 है, जो कि एक्चुअली क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सेकेंड एंट्री कौन सी है फर्स्ट कॉलम की, 4, जो कि एक्चुअली क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरह नेक्स्ट ये इसको हम चले हम 8 का लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट एंट्री वाली 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 6 को 8 मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप ये ना देखें कि यहाँ पे 1 2 3 की तरतीब फॉलो होनी चाहिए। तरतीब यहाँ पे जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो ये पहले कॉलम की एंट्रीज में ये खास बात पाई जा रही है कि हर एंट्री क्या है, किसी एक नंबर का जो है वो स्केलर मल्टीपल है। 2 को क्या किया है, 2 एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी भी नंबर के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ये पहले कॉलम की सारी एंट्रीज हैं ये वाली आ रही है। यही मैंने बात यहाँ पे बताई है। अगर आपके कॉलम कोई भी कॉलम है किसी मैट्रिक्स का, उसका कॉलम की जो हर एंट्री ए आई जो है वो इस फॉर्म में है, अल्फा इंटू बी आई, बी आई जो मर्जी हो। अल्फा जो है आपके पास कोई एक स्केलर है और साथ में बी आई मल्टीप्लाई कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो। जैसे यहाँ पे देखें अल्फा की जगह आप 2 कंसिडर करें तो अल्फा और साथ में बी आई क्या है यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे अल्फा 2 ही है और बी आई क्या है यहाँ पे 2 है, और अल्फा आपके पास यहाँ पे जाओ अगेन 2 ही है और बी आई की जगह क्या है यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी एंटी बी आई की जगह हो लेकिन अल्फा आपके पास सेम होना चाहिए। तो यहाँ दूसरे सिंपल लफ्ज में कहते हैं तो जो किसी भी कॉलम की किसी भी कॉलम को अगर आप कंसिडर करें तो उस कॉलम की हर एंटी जो है वो क्या है, स्केलर मल्टीपल की मल्टीपल है आपके पास। एक ही स्केलर का जो है वो फिक्स स्केलर का स्केलर मल्टीपल आपके पास बन रही है कॉलम की हर एंट्री। तो वो जो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है ये वाला, इसको चलो मैं मैट्रिक्स ए का नाम देता हूँ ये वाला, और अब एक और मैट्रिक्स है मैं बी लिखता हूँ। और बी मैं कैसे लिखूंगा कि ये जो स्केलर मल्टीपल की जिस कॉलम की केस में बात कर रहे थे उसको फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लिखता, पहले मैं ये लिखता हूँ जो बाकी एंट्रीज हैं ये वाले कॉलम्स हैं ये वाले 0 1 2, उसके बाद 1 2 और -3, ये बाकी कॉलम मैंने वैसे लिख दी है। अब ये जो स्केलर मल्टीपल की बात हो रही थी पहले कॉलम के केस में, मैट्रिक्स ए केस में, इसमें देखें ये बी आई कौन से आए, बी आई आपके पास ये वाले आ रहे थे 1 2 और 4, 1 2 और 4 मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, अब ये देखो ये मैट्रिक्स बी जो है मैंने मैट्रिक्स ए से ही बनाया है। ठीक है ना, फर्स्ट इतना है कि मैंने देखा कि कौन सा कॉलम जो है वो कॉलम ऐसा है जिसकी हर एंट्री जो है वो स्केलर मल्टीपल बन रही थी एक स्केलर का। तो स्केलर आपके पास यहाँ पे अल्फा है ये यानी कि 2 है,
और जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था जिन नंबर के साथ, उन नंबर को मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये जो कॉलम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था एक, उस कॉलम की जगह मैंने इन नंबर को 1 को 2 को और 4 को रख दिया और नया मैट्रिक्स बी मिल गया है। अब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, इसका डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा कि आप क्या करें, जो मैट्रिक्स बी है ये वाला जो मैट्रिक्स ए से बनाया भी हम लोगों ने, किस तरह बनाया मैंने आपको बता दिया है, इसका डिटरमिनेंट और साथ में जो अल्फा था यानी कि ये जो 2 यहाँ पे इन पर्टिकुलर आ रहा है, इस 2 को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है डिटरमिनेंट ऑफ बी के साथ, तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर से देखें, जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए और बी जो है वो दोनों जो है वो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं आपके पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट जो मैट्रिक्स होते हैं उनका डिटरमिनेंट जो डिफरेंट ही हो, लेकिन ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ए और बी, जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो आपके पास जो अल्फा आप लोगों ने यहाँ पे नोट किया, अल्फा जो कि 2 है, वो अल्फा की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2, और साथ में ये जो बी आपके पास बना है मैट्रिक्स बी जो कि मैट्रिक्स ए सी बना है, उसका डिटरमिनेंट जो साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो फिर दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ बात बताई हुई है कि कोई भी कॉलम हो किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका कॉलम की हर एंट्री में अगर ये खास बात पाई जा रही है कि उसकी हर एंट्री जो है वो एक ही स्केलर का जो है वो स्केलर मल्टीपल बन रही है, तो आप जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, वो स्केलर, और साथ में स्केलर को स्किप करके बाकी जो मैट्रिक्स आपके पास बनता है, जैसा कि भी मैंने आप लोगों को बना के यहाँ पे बताया था कि स्केलर को स्किप करके जिस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी एंट्रीज बन रही हैं उन स्केलर को यहाँ पे जो है पहले कॉलम की जगह रख दें जिस कॉलम को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट जो है वो साथ में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों का आंसर क्या बन जाएगी, आपस में इक्वल होंगी, ये इक्वेशन आपकी जो है वो होल्ड करेगी। और ये सिर्फ कॉलम के लिए नहीं, अगर रो की भी बात हो रही है तो रो के केस में भी ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रो जो है वो किसी स्केलर का किसी फिक्स स्केलर का स्केलर मल्टीपल बन रही है, तो उसके केस में भी आपका आंसर जो है वो सेम एज इट इज आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ मैट्रिक्स में, यहाँ पे लेट्स से पहली एंट्री यहाँ पे ये थर्ड रो के अगर हम देखें तो इसकी लास्ट वाली एंट्री क्या है 8 है, और ये वाली एंट्री 2 है, और ये वाली एंट्री क्या है -3 है। तो मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे स्केलर भी चेंज कर देता हूँ, चलिए आप लोगों को अच्छी और समझ आ सके यहाँ पे कि स्केलर जरूरी नहीं है कि 2 ही हो आपके पास। स्केलर मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट से 6 लिख देता हूँ यहाँ पे एंट्री, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -9, और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। तो अब देखें ये जो थर्ड रो है इसमें क्या खास बात पाई जा रही है कि इसकी थर्ड रो की हर एंट्री जो है वो क्या बन रही है, वो 3 का मल्टीपल बन रही है। थर्ड रो की पहली एंट्री को हम लिख सकते हैं जो कि 6 है, उसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। जो सेकेंड एंट्री है उसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय -3, जो कि क्या बन जाएगा आपके पास -9 बन जाएगा। और इसी तरह लास्ट वाली एंट्री है 0, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड रो की हर एंट्री जो है वो 3 का मल्टीपल बन रही है, जैसे ना स्केलर मल्टीपल हो, स्केलर जो है वो सेम ही हो आपके पास। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए जो इसकी थर्ड रो में ये खास बात पाई जा रही है। तो अब इसी मैट्रिक्स को ए को जो यूज करते हैं मैं नया मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसकी जो पहली वाली बाकी रो जो है जिनको हम डिस्कस नहीं कर रहे उनको एज इज में यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली 2 रोज को। तीसरी रो में हम जो उसको जो डिस्कस कर रहे थे उसमें जो चेंजिंग है वो मैं यहाँ पे जो लिख देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, तो थर्ड रो को यहाँ पे जो है वो इरेज करते हैं, और इसमें देखें स्केलर आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और स्केलर 3 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे 3 के साथ जो आप देख सकते हैं थर्ड रो की पहले एंट्री के केस में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है -3 आ रहा है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स ए से बना दिया। अब इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलरली इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसकी इक्वल होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय ये जो मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है इसका डिटरमिनेंट जो आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको हम जैस नोटेशन के साथ भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट। 3 को मैट्रिक्स बी की डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट जो है आपको मिल जाएगा। तो दोनों के डिटरमिनेंट के आंसर आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू होगा 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। या वो कैसे पता चला, या लोगों ने जज कर लिया कि कौन सी रो या कौन सा कॉलम जो है उस मैट्रिक्स में ऐसा मौजूद है जो कि स्केलर का मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, हमेशा तो जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स को कोई एक रो या कोई कॉलम इस तरह स्केलर मल्टीपल बने, लेकिन अगर ऐसी खास बात पाई जा रही है तो आप मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो इस तरह भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, उसमें दोनों आंसर क्या होंगे, सेम ही होंगे।
ये पहला रिजल्ट है थ्योरम का, और ये रिजल्ट कॉलम के केस में लिखा हुआ है, याद रखना। रो के केस में भी ये वाला रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है। कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, तो जनरल बात करते हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो, अगर वो रो या कॉलम जो है उसकी हर एंट्री जो है किसी फिक्स स्केलर का स्केलर मल्टीपल बन रही है, तो आपकी ये जो इक्वालिटी है, ये वाली डिटरमिनेंट के केस में ये वाली इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या है ये आपको पता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स बी कौन सा है, जो मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को यूज करके बनता है। कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वेयर बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग इट्स ith कॉलम ए आई बाय बी आई, कि जो भी कॉलम, जिस कॉलम को आप डिस्कस कर रहे होंगे, जिसकी एंट्रीज जो है वो क्या होगी, अल्फा स्केलर का मल्टीपल होंगी, तो जो स्केलर अल्फा के साथ जो स्केलर मल्टीपल हो रहे हैं बी आई, उनको क्या कर देना है आप लोगों ने, कॉलम की जगह जो है वो बी आई को आप लोगों ने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। चाहे वो रो हो या चाहे कॉलम हो, तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम जो है मैट्रिक्स बी का नाम देंगे। वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया किस तरह आप लोगों ने मैट्रिक्स बी फाइंड करना है। उसके बाद सेकंड जो है वो रिजल्ट ये है, इफ अ कॉलम ए आई, ये ए जो है कॉलम की हर एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इफ अ कॉलम ए आई ऑफ मैट्रिक्स ए इज जीरो, यहाँ पे ये जीरो बोल्ड लिखा हुआ है, तो ये जीरो कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का कॉलम ऐसा है कि वो सारा का सारा क्या है, जीरो है, यानी कि उसकी सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा जो आपके पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। चाहे उस वो चाहे जितने मर्जी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ठीक है, चाहे उसकी एंट्रीज जो है जो मर्जी हो। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसका एक कॉलम जो है वो सारे का सारा जीरो है, तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की बात करें, अगर हम क्या करते हैं, इसके थर्ड कॉलम की जो एंट्रीज हैं इन सभी को जो है वो अगर हम जीरो कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा कॉलम क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अब इस मैट्रिक्स को चाहे आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, इस डिटरमिनेंट को आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें, सेकंड रो से एक्सपेंड करें, थर्ड से या फोर्थ से, या फिर आप क्या करें, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें, चाहे सेकंड से एक्सपेंड करें, चाहे थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करें, चाहे फोर्थ कॉलम से एक्सपेंड करें, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर आप डायरेक्टली फोर्थ थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो फिर तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर थर्ड कॉलम में हर एंट्री जीरो है। तो हर एंट्री जीरो को जब आप उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। उनको ऐड करेंगे तभी आंसर आपके पास जीरो ही आएगा। तो ओवरऑल डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल रिजल्ट है कि कोई एक आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कोई एक कॉलम सारे का सारा जीरो है, या उसकी कोई एक रो जो है वो सारी की सारी जीरो है, तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये जो रिजल्ट हम पढ़ रहे हैं ये कॉलम के केस में पढ़ रहे हैं, लेकिन रोज के केस में भी ये वाले रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं, ठीक है। तो सेकंड रिजल्ट अब आपके पास ये है, अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम जो है वो सारे का सारा जीरो है, तो कंफर्म बात है वो मैट्रिक्स है, जितने मर्जी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट आपके पास हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो थर्ड रिजल्ट ये है, इफ अ कॉलम ए आई ऑफ इज ऑफ द फॉर्म बी आई प्लस सी आई, देन जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ सी। ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं, मैं आपको जो मैट्रिक्स ही लिख के समझाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं, और 2+2 का ही लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे जो है वो आसानी से जो है वो टाइम कम लगे, आसानी से मैं समझा सकूँ। आपका एक मैट्रिक्स है 2+2 का, इसकी एंटी है लेट से एक एंटी 2 है ये वाली, ये एंटी आपके पास जो है वो -1 है, ये एंटी आपके पास क्या है वो 7 है, और ये एंटी के आपके पास जो है वो लेट से 0 है। तो इसकी आप जो है देखते हैं कि पहले कलम को चलिए देख लेते हैं। पहला कलम देखें, इसकी एंटी में क्या खास बात पाई जा रही है, 2 जो है उसको हम लिख सकते हैं लेट से 1+1, या 0+2 भी आप लिख सकते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं 3+4, या कुछ और भी लिख सकते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं 5+2, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, जो पहले कलम की एंट्रीज थी उनको मैंने सम की फॉर्म में लिख दिया है। सम जो मर्जी हो, अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो आप खुद से भी जो मर्जी सम इस तरह कर सकते हैं। 7 को आप 5+2 भी कर सकते हैं, 3+4 भी कर सकते हैं, 4+3 भी कर सकते हैं। खुद से लिखना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ हो तो कहीं कहीं जैसा लिखा हुआ है आप लोगों ने फिर उसको वैसे डिस्कस करना है। तो एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे एक बना दिया, और वाला यहाँ पे ये वाला, यहाँ क्या है कि कॉलम को जो है मैंने क्या कर दिया है, इस तरह सम की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले कॉलम को लिखा है इस तरह सम की फॉर्म में। अब पहले कॉलम को जब मैंने सम की फॉर्म लिखा तो देखिए दो एंट्रीज आपस में ऐड हो रही है, मैंने इस तरह सम की फॉर्म में लिखा। तो पहली एंट्री यहाँ पे क्या आ रही है 1, और यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या आ रही है 1 आ रही है, जब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री को जो सम की फॉर्म में लिखा। और दूसरी एंट्री को सम की फॉर्म में लिखा, तो पहली एंट्री यहाँ पे 5 आ रही है, दूसरी एंट्री क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो आपके पास जैसे ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, आपके पास मैट्रिक्स ए है। अब इसी मैट्रिक्स ए को यूज करते हैं मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स बी, ठीक है। मैट्रिक्स बी कैसे बनेगा कि ये जो सम की फॉर्म में मैंने कॉलम को लिखा हुआ है,
पहले कलम को इसको इसमें चेंज करूंगा, ये जो बाकी कलम है ये दूसरा कलम ये वाला, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ -1 और 0। इसी तरह एक और मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लिखता हूँ, मैट्रिक्स सी। उसको भी कैसे लिखूंगा, क्योंकि पहला कलम डिस्कस हो रहा है तो पहले कलम को उसमें चेंजिंग करेंगे, जो दूसरा कलम है वो -1 0, उसको भी मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ -1 और 0। अब बी का पहला कलम कैसे लिखेंगे, ये जो यहाँ पे सम की फॉर्म में ये पहला नंबर आ रहा था 1, ये वाला 1 यहाँ पे लिखेंगे बी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आ रहा था, और इस तरह दूसरी एंट्री में यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में 5 आ रहा था इसको हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे। सी का पहला कलम कैसे लिखेंगे, ये जो सम की फॉर्म में ये जो आपके पास जो राइट हैंड साइड पे दूसरा नंबर आ रहा था ये वाला 1, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरे एंट्री के केस में ये जो राइट हैंड साइड में 2 आ रहा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखो मैंने ओवरऑल क्या कर दिया, दो मैट्रिक्स और बना दिए, बी और सी जो मैट्रिक्स ए से ही बनाए हैं, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स ए है, ये वाला मैट्रिक्स ए जो मैंने लिखा हुआ है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट जो है किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, जो मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है इसका डिटरमिनेंट, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, ये जो मैट्रिक्स सी लिखा हुआ है यहाँ पे। आप पर्टिकुलरली भी इनके डिटरमिनेंट को जो है वो वैल्यूड करके चेक कर सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। और यहाँ भी मैंने बताया बी और सी मैट्रिक्स कैसे बने, अगर आपके पास एक कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसकी हर एंट्री जो है वो इस फॉर्म में, अगर आप उसको लिख सकते हैं, या उसमें ये खास बात बताई जा रही है कि किसी भी कॉलम की हर एंट्री को आप इस तरह लिख सकते हैं बी आई प्लस सी आई की फॉर्म में, जैसा कि आपके पास 1 बी आई की जगह है और ये वाला 1 जो है सी आई की जगह पे है, ये वाला 5 जो है बी आई की जगह पे है और ये वाला 2 जो है वो सी आई की जगह पे है। तो हर एंट्री को अगर आप जो है वो किसी कॉलम की हर एंट्री को आप इस फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सम में जो पहला नंबर आ रहा है बी आई, आप लोगों ने क्या करना है, बी आई को जो है वो मैट्रिक्स ए का जो पहला जो भी कॉलम डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ उसमें ए आई की जगह जो आप लोगों ने क्या करना है, इस बी आई को पुट कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे किया था 2 और 7 पहला कॉलम था, पहले कॉलम को डिस्कस कर रहे थे, मैंने 2 और 7 पहले कॉलम की जगह जो है वो ये जो बी आई आए थे 1 और 5 मैंने इनको पुट कर दिया यहाँ पे। और सी के केस में मैंने क्या किया, सी मैट्रिक्स के केस में जो पहला कॉलम डिस्कस कर रहे थे जिसकी एंट्री को हम लोगों ने सम की फॉर्म में लिखा हुआ था, उसमें सम में जो दूसरी एंट्रीज आ रही थी ये वाली सी की जगह, उनको मैंने यहाँ पहला कॉलम की जगह यहाँ पे लिख दिया है। और यही बात उन्होंने यहाँ बताई हुई है, वेयर बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग इट्स ith कॉलम। ith कॉलम इज जो भी कॉलम हम डिस्कस कर रहे हैं, हम तो फिलहाल यहाँ पे पहला कॉलम डिस्कस कर रहे थे, बाय रिप्लेसिंग इट्स ith कॉलम बाय बी आई एंड सी आई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बी मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि ith कॉलम को जो है वो उसमें जो ए का जो ith कॉलम था उसमें ए के कॉलम की जगह ये जो कॉलम यहाँ लिखा हुआ है इसके कॉलम की जगह ये जो बी आई आ रहा है इसका कॉलम बना के आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उस तरह मैट्रिक्स सी कैसे बनेगा, ए का जो ith कॉलम है उसको छोड़ के जो यहाँ पे सम की फॉर्म में जो दो नंबर ऐड हो रहे हैं राइट हैंड साइड में, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है इन जनरल, इन नंबर को आप लोगों ने क्या कर देना है, उस कॉलम की जगह आप लोगों ने पुट कर देना है। तो आपको दो नए मैट्रिक्स बी और सी जो है मिल जाएंगे। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जो है वो किसकी इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। तो ये आपके पास इक्वल टू जो होल्ड करेगी। और अगेन मैं बता दूं कि सिर्फ कॉलम के लिए नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रो में ये खास बात पाई जा रही है कि उसकी रो के एंट्रीज को आप सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस केस में भी आप जो है मैट्रिक्स बी और सी बना के उनके केस में भी आप ये वाली इक्वल टू जो लिख सकते हैं, उस केस में भी आपकी वाली इक्वल टू जो होल्ड करती है। जैसे हम लिखा हो लेट से 2 -4 0 और लेट से -5। तो आप इसकी सेकंड रो को जो है हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं, सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री जो उसको लिख सकते हैं 0 + 0, और उसके अलावा जो सेकंड रो की सेकंड एंट्री उसको हम लिख सकते हैं -1 -4, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं -5 + 0, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं लेट्स से -3 और -2, या आपके पास -5 ही बनेगा। खुद से क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, अगर कहीं एग्जाम्पल में पहले से लिखा हुआ था आप लोगों ने उसको वैसे डील करना है जैसे लिखा हुआ है वहाँ पे। तो अब जो मैंने क्या कर दिया, सेकंडों में जो है वो चेंजिंग हो रही है सम की फॉर्म में। जो नया ये अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है तो नया मैट्रिक्स बी क्या होगा आपके पास, कि बी का जो है वो मैट्रिक्स की पहली रो जो है वैसे की वैसे रहेगी जो मैट्रिक्स ए की है पहली रो। दूसरी रो क्या होगी, यहाँ पे ये जो सम की फॉर्म में पहले दो नंबर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाले 0 -3 0 -3 आपके पास जो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास बी बन जाएगा। उस तरह सी मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, सी मैट्रिक्स ये होगा कि पहली रो जो है वो वैसी की वैसी रहेगी क्योंकि उसको हम सम की फॉर्म में डिस्कस नहीं करें। दूसरी रो है उसमें ये जो सम की फॉर्म में राइट हैंड साइड पे जो नंबर आ रहे हैं 0 और -2 ये आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह आपके पास मैट्रिक्स बी और सी बनेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसके डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी इसके इक्वल होगा, ठीक है।
जनरल बात है ये वाली। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो उसमें अगर ये खास बात पाई जा रही है उसका, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ये वाली, इनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेंगे। मैट्रिक्स ए आपके पास मौजूद होगा और मैट्रिक्स ए की मदद से आप मैट्रिक्स बी और सी बना सकते हैं, फिर आपकी ये वाली इक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है या नेक्स्ट रिजल्ट ये है, रिजल्ट नंबर 4 कह रहे हैं कि इफ ए आई इज रिप्लेस्ड बाय ए आई प्लस सी ए आई प्लस 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आप क्या करें, किसी मैट्रिक्स का कोई कॉलम है, उसके कॉलम को क्या करें, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी और कॉलम में जो है वो ऐड कर दें। जैसे कि आप लोग जो है वो रो ऑपरेशन में भी करते थे कि रो ऑपरेशन में आप क्या करते थे, किसी एक रो को जो है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में ऐड कर देते थे, आपको एक नया इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो मिलता था। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप किसी कॉलम को भी जो है वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। स्केलर चाहे आपके पास पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो स्केलर जो आपके पास नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट से मैं ए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स जो है ए 2+2 का लिखता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो सके। इसके एंट्रीज है 1 2 0 और 3। तो अगर हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं, तो हमें नया मैट्रिक्स मिल जाएगा बी। तो जो नया मैट्रिक्स हमें बी मिलेगा वो मैट्रिक्स ए के इक्वल तो नहीं होगा, तो लेकिन इन दोनों के डिटर्मिनेंट क्या होंगे, डिटर्मिनेंट दोनों मैट्रिक्स की होंगी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए की जो है वो कोई सी भी रो लेट से जो है वो फर्स्ट रो को जो है आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो को किसी स्केलर से लेट से जो है वो -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और -5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जो है वो सेकंड रो में ऐड कर देते हैं, तो आपको अगेन जो है एक नया मैट्रिक्स बी मिलेगा। दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जो दोनों मैट्रिक्स होंगे उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा आपस में इक्वल होगा। तो ये जनरल बात है, याद रखना। फोर्थ प्रॉपर्टी में या रिजल्ट में ये बता रहे हैं, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी स्केलर से, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड करते हैं, अगर रो स्केलर को रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने रो में ही ऐड करना है, अगर कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने कॉलम में ही ऐड करना है। इस तरह अगर आप ये वाला प्रोसीजर करते हैं और ये वाला प्रोसीजर करने के बाद आपको जब नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो नए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट के इक्वल ही होगा। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे कॉलम्स की केस में रिजल्ट की बात हो रही है, लेकिन रोज के केस में भी ये वाला रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं। ये हो गया फोर्थ रिजल्ट। फिफ्थ रिजल्ट ये है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू एडजेसेंट कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए चेंजेस द साइन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ ये कह रहे हैं मैट्रिक्स के जो है अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर आप बल्कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो डिटरमिनेंट में एंट्रीज कौन सी है आपके पास, 2 है, 3 है और 0 है और 4 है। आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स की कोई से भी दो एडजेसेंट कॉलम्स को, और इस तरह रोज की भी बात आप कर सकते हैं, कोई सी भी दो रोज को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो उस केस में आपके पास मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चलो मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स ए का नाम देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ बी। अब इस मैट्रिक्स को मैं किस तरह लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, लेट से रोज को चेंज कर देता हूँ, 0 4 2 और 3। तो मैंने क्या कर दिया है, रोज को इंटरचेंज कर दिया है। अब जो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट होगा, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, उसका आंसर फर्स्ट को लेट से क्या आ रहा है आपके पास जो है, लेट से बल्कि फाउंड ही कर लेते हैं, यहाँ पे फाउंड करते हैं, पर मैं लिख लूँ यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जो वो क्या आएगा आपके पास 2 × 4, ये क्या बन जाएगा 8, और 3 × 0 0 आ जाएगा, 8 - 0 आंसर आपके पास क्या आएगा, 8 ही आएगा। अब मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट आपके पास क्या होगा, 0 × 3 0 और -4 × 2 क्या आ जाएगा -8, तो ये क्या बन जाएगा आंसर आपके पास -8 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आपको एग्जाम्पल से पता चल गया कि अगर मैंने क्या किया, दो रोज को इंटरचेंज किया है, तो मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट था उसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, उसका आंसर जो है वो नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ -b के इक्वल आ रहा है। तो जब अगर मैं जनरल लिखूं तो ये क्या बनेगा आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी। दोनों का कहने के दिखने में जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डिटरमिनेंट का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन साइन का फर्क आएगा दोनों के आंसर में। ठीक है, तो ये जनरल बात है, आप कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर आप उसकी कोई से दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं या कोई से दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो जब इंटरचेंज कर देंगे तो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा, उस नए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा उसमें जस्ट ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, बस साइन की चेंज आ जाएगी, जो साइन के वाला आ रहा है प्लस माइनस का। ठीक है,
और इस तरह आप कॉलम्स को भी इंटरचेंज करके दे सकते हैं। अगर मैं इनके मैट्रिक्स ए की दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूँ तो तभी मुझे रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका आंसर जो है वो उसमें उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका साइन जो है वो जस्ट चेंज हो जाएगा। जो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, उसका जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट का आंसर प्लस में है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर इसका आंसर माइनस में है तो नए मैट्रिक्स का आंसर क्या, नए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जस्ट साइन चेंज होगा, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होगा आंसर में। ये हो गया आपके पास फिफ्थ रिजल्ट। सिक्स रिजल्ट ये है इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स ऑफ रिजल्ट। ये वही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरचेंज ऑफ एनी टू एडजेसेंट कॉलम्स और यहाँ पे लिखा हुआ इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स ऑफ। तो एक ही बात है कि कोई से भी दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करें, चाहे वो कॉलम जो है वो दोनों साथ में ही हो, कॉलम एक दूसरे के साथ में ही हो। कॉलम इस तरह मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ये कॉलम जो है चाहे आपके पास दोनों साथ में ही हो एक दूसरे के साथ, या फिर क्या हो एक कॉलम आप पहला एक कॉलम तीसरा है तो पहले और तीसरे कॉलम को भी आप चेंज करने कोई इशू नहीं है। कोई से भी दो कॉलम या कोई से भी दो रोज को आप इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने से आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका साइन जो है, उसके डिटरमिनेंट का साइन जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप दो बार चेंज करके जो है वो रोज कॉलम को चेंज करके नया मैट्रिक्स लिखते हैं तो फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर जो है लास्ट वाले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के आंसर के इक्वल ही बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चलो जल्दी से आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक मैट्रिक्स ये है, इसमें क्या है, 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करती हैं, एक बार पहले ये मैट्रिक्स ए है, आप क्या करते हैं इस मैट्रिक्स के पहले और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको नया मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। फिर जो नया मैट्रिक्स बी मिलेगा आप उसको क्या करते हो, उसमें फिर जो है वो कोई से दो कॉलम को लेट से दूसरे और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो आपको फिर से एक नया मैट्रिक्स जो है वो सी मिलेगा। तब क्योंकि आपने दो बार जो है वो कॉलम को चेंज किया है, पहली बार चेंज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो भी होगा, अगर ए के डिटरमिनेंट का आंसर प्लस में है तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन जब दोबारा फिर से आप इसके कॉलम को चेंज करेंगे इसका आंसर क्योंकि नेगेटिव में अगर होगा तो जो नया मैट्रिक्स सी होगा उसका आंसर ठीक आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो साइन जो चेंज होता है आंसर जो ऑलमोस्ट वही रहता है, तो ए के डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो फिर सी के डिटरमिनेंट के आंसर के इक्वल बन जाएगा। एक बार चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, दूसरी बार करेंगे तो साइन फिर से दोबारा वही हो जाएगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का होगा, ठीक है। तो अगर दो बार आप रोज एक कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो फिर आपको डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। जो डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट का आंसर है वही सी के डिटरमिनेंट का आंसर भी होगा। सॉरी, दो बार अगर करेंगे तो, लेकिन अगर आप एक बार करते हैं तो फिर आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये यहाँ बताया हुआ है, सॉरी कंफ्यूजन हो गई है। मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसमें एक बार चेंजिंग करते हैं तो आपका साइन जो है वो डिटरमिनेंट का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर ए का डिटरमिनेंट का आंसर प्लस में है तो इसका आंसर जो है नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं मैट्रिक्स बी के में भी कॉलम्स या रो में इंटरचेंज करते हैं तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके डिटरमिनेंट का आंसर अगेन क्या आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। अगर ये वाला प्लस में है तो बाकी नंबर जो है सेम ही रहता है प्लस के साथ, तो ये दोनों नंबर क्या बन जाएंगे, सेम नंबर बन जाएंगे ये वाले। तो दोनों ए और सी के डिटरमिनेंट का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, वो सेम बन जाएगा, ठीक है। इस तरह जितनी बार जो है रोज या कॉलम को इंटरचेंज करते रहेंगे आपके डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो नंबर जो भी है, लेट्स से नंबर आपके पास है 105, नंबर तो आपके पास वही रहता है। ये जो साथ में प्लस या माइनस का साइन आ रहा होता है क्योंकि डिटरमिनेंट आपके पास प्लस में भी आ सकता है नेगेटिव में भी आ सकता है, वो वाला साइन जो है वो चेंज होता रहता है आपके पास। तो ये यहाँ पे जो है वो फिफ्थ और सिक्स रिजल्ट में आपको ये वाली जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है, और रोज और कलम के लिए भी ये रिजल्ट जो है होल्ड करता है। नेक्स्ट है रिजल्ट नंबर 7। रिजल्ट नंबर 7 में ये कह रहे हैं इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटरमिनेंट इज 0। ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी कोई सी भी दो रोज के हैं आपस में इक्वल है या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मीन सेम है, सेम मैट्रिक्स मौजूद है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा जो है वो 0 होगा। जैसा कि यहाँ पे देखें, और आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका पहला कॉलम जो है आपके पास ये वाला लिखा हुआ है, इसका दूसरा कॉलम मैं क्या करता हूँ, दूसरा कॉलम में लिख देता हूँ 3 4 -2 और 2। तो देख सकते हैं पहला और दूसरा कॉलम मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया है। अब क्योंकि इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के पहले दो कॉलम्स जो हैं वो क्या सेम है, इसलिए जब आप इसका डिटरमिनेंट का आंसर फाइंड करोगे तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास कंफर्म जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे जितने मर्जी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। और यही रिजल्ट जो है वो रोज के केस में भी होल्ड करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया जिसकी दो रोज क्या है आपस में इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ रो को मैं सेम कर देता हूँ, -2 3, उसके बाद नेक्स्ट 0 और यहाँ पे क्या है 1। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ रो को क्या कर दिया है, सेम कर दिया है। अब देखेंगे कि जब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का ये जो डिटरमिनेंट लिखा है, जब इसको फाइंड करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, चाहे आप फर्स्ट रो से करें चाहे आप सेकंड रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, इसके डिटरमिनेंट का आंसर आपको कंफर्म क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो ये वाला रिजल्ट की बात हो रही है। रिजल्ट नंबर 7 में कोई भी आपके पास मैट्रिक्स मौजूद हो, उसकी अगर कोई सी भी दो रोज या कोई से भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, एग्जैक्टली सेम हैं, तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, वो 0 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये वही बात जो हमने पहले भी की थी, अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ कॉलम ए में बी एडेड इनटू अनदर कॉलम विदाउट चेंजिंग द वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी एक कॉलम को या रो को दूसरे कॉलम में ऐड कर देते हैं, तो जब आपको नया मैट्रिक्स मिलता है, उसका जो डिटरमिनेंट होता है, उसका डिटरमिनेंट का आंसर सेम वही होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो ये वही बात है। तो और उसके अलावा ये है कि आप खुद से भी जो है वो किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का कोई मैट्रिक्स जो है वो उसका अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो उसके कॉलम्स या रो को जब इस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। यही एक्चुअली जो है वो आपके पास ये जो रिजल्ट नंबर 4 है, ये है, इसमें एक्चुअली ये बताया हुआ है कि हम खुद से भी जो है वो इंटरचेंज इस तरह जो है वो मैट्रिक्स के कॉलम को या रो को चेंज कर सकते हैं। आपके आंसर पे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला, ये आपसे कहा कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने की बजाय क्या करती हैं, पहले इसका जो थर्ड कॉलम है, इसको आप क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2 2 0 और 6। फिर इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड कॉलम को आप क्या करते हैं, इसको आप सेकंड कॉलम में ऐड कर देते हैं। तो सेकंड कॉलम में ऐड करेंगे तो सेकंड कॉलम फिर क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम आपके पास बन जाएगा 2 में जब हम इस 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास सेकंड कॉलम में क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और 5 में जब हम इस 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 7 बन जाएगा। इसी तरह 3 में जब हम 0 को ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 3 ही रहेगा। और इस 1 में जब हम जो है 6 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे 7 बन जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था उसके एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया। अब मुझे क्या एक नया मैट्रिक्स मिल गया यहाँ पे। वो मैट्रिक्स कौन सा है, वो मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स कोई और है तो उसका मैं मैट्रिक्स जो है बी का नाम दे देता हूँ। तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का आंसर लोगों ने फाइंड आउट किया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स ए में आपने इस तरह जो चेंजिंग कर दी, आप इस तरह चेंजिंग करके आप इस मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट का आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट का आंसर भी वही होगा। तो आपको अगर इसका आंसर फाइंड करना आसान लगता है तो आप इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड कर सकते हैं। उसका आंसर वही होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है इसकी डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। तो ऐसा करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करने से आपको आसान लगता है मैट्रिक्स को उसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस केस में आपका डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो एक्चुअली जो रिजल्ट नंबर 4 था, यहाँ पे रिजल्ट नंबर 4 में ये कह रहे थे कि आप खुद से भी इस तरह जो है वो किसी कॉलम या रो को जो है वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी और कॉलम में ऐड करके नया कॉलम बना के जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसके डिटरमिनेंट का आंसर जो फाइंड कर सकते हैं। उस केस में भी आपको जो है वो सेम रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा जो कि एक्चुअली ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का आंसर होगा। ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट है उसमें ये कह रहे थे कि अगर आप जो है वो क्या करते हैं, नए मैट्रिक्स का रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट नहीं करते, सो नया मैट्रिक्स जो नहीं बनाते, आपको वैसे ही आपके पास जो है वो कैलकुलेशन करती है, आप क्या करती हैं, आपके पास ऐसा ऐसा केस आ जाता है कि एक जो है वो दो मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनमें एक मैट्रिक्स जो है वो उसके कॉलम में ये खास बात पाई जा रही है कि उसका एक कॉलम जो है वो किसी दूसरे कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने से बन रहा है। तो दोनों केसेस का फिर क्या होगा, डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल थ्रू यहाँ बताया है, अगर आपके पास जो है दो मैट्रिक्स इस तरह लिखे हुए हों, एक मैट्रिक्स आपके पास ये वाला ए है और दूसरा मैट्रिक्स जो है आपके पास साइड पे जो है कोर मैट्रिक्स जो है वो बी लिखा हो, कौन सा मैट्रिक्स हो, ये वाला मैट्रिक्स जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ये वाला। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए वो वाला जो कि पहले से लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, बुक के पेज के ऊपर, और दूसरा मैट्रिक्स बी जो है वो ये वाला जो मैंने अभी चेंज किया है साइड पे लिखा हुआ हो। तो कि जब आप ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जब आप बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने लगेंगे तो आप नोट करेंगे कि बी के डिटरमिनेंट में, बी के मैट्रिक्स में ये खास बात पाई जा रही है कि उसका जो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड कॉलम में ऐड करने से ये और सेकंड कॉलम बन रहा है। तो आप डायरेक्टली जो है बी के डिटरमिनेंट का आंसर जब बता सकते हैं कि बी के डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, वही होगा जो ए के डिटरमिनेंट का आंसर होगा। इस तरह अलग अलग मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है।
एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, और दूसरे मैट्रिक्स में ये खास बात पाई जा रही है कि वो किसी कॉलम का स्केलर मल्टीपल है, एक ही किसी कॉलम का स्केलर मल्टीपल है, सारे का सारा मैट्रिक्स जो है इस तरह बन रहा है, तो आप उसका आंसर डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे आप ए का आंसर फाइंड कर लें, बी का आंसर भी क्या होगा आपके पास वही होगा। तो ये जो रिजल्ट नंबर 4 है और रिजल्ट नंबर ये लास्ट वाला 8 है, ये ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसे ही है, तो आप उनको एक ही सेंस में जो है वो समझ सकते हैं कि अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो उसमें ये खास बात पाई जा रही है कि उसका एक कॉलम जो है वो या एक रो जो है वो दूसरे वो उसको क्या किया किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में या रो में ऐड कर दिया है रेस्पेक्टिवली, तो रिजल्ट में आपको जो मैट्रिक्स मिलते हैं उनके डिटरमिनेंट जो है वो सेम ही रहते हैं, उनका आंसर में जो चेंजिंग नहीं होती, इवन के साइन की भी चेंजिंग जो है नहीं होती। तो ये रिजल्ट है कुछ डिटरमिनेंट से रिलेटेड जिनको आप जो है आप लोगों ने जज्बानी याद रखना है। इनके प्रूफ भी यहाँ पे किए हुए हैं, जनरली यहाँ पे प्रूफ किया हो कि वाकई ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं, कोई भी आपके पास के मैट्रिसेस हो, लेकिन इनका प्रूफ को आप लोगों ने यहाँ पे स्किप कर देना है, प्रूफ करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जैसे रिजल्ट याद रखे हैं। उसके बाद एक रिजल्ट यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा कि आप उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से उसका डिटरमिनेंट कहां से आपके पास क्या आता है और 5 आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, आप इसी मैट्रिक्स का जो है ए का जो है वो ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो आपको कोई और मैट्रिक्स मिलेगा, जब इस ट्रांसपोज का जब आप डिटरमिनेंट लेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, उसका आंसर भी आपके पास जो है 5 ही आएगा ए का, और ए के ट्रांसपोज जो है वो दोनों डिफरेंट होते हैं मैट्रिसेस, लेकिन उनके डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है हमेशा आपस में इक्वल होता है। आप कोई भी जो है मैट्रिक्स लेके उसको इसका पर्टिकुलर भी जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी मैट्रिक्स को आप चाहे ले लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, दोनों के डिटरमिनेंट इन्होंने यहाँ पे क्या बताए हैं, दोनों के डिटरमिनेंट क्या आ रहे हैं 16 ही आ रहे हैं, तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट जो कि हम लोगों ने करने हैं डिटरमिनेंट से एक रिजल्ट ये वाला है कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने ये सर पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ए बी जो है वो इन जनरल बी ए के इक्वल नहीं होता, दोनों क्या होते हैं इन जनरल आपस में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो डिटरमिनेंट होती हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, याद रखना ये प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज है, ये फर्क थोड़ा याद रखना। ए बी और बी ए जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये वाली जो है वो ये कॉम्पिटिटिव नहीं होती, ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होता इन जनरल, लेकिन ए बी और बी ए चाहे डिफरेंट ही मैट्रिसेस क्यों ना हो, इनके जब आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिटरमिनेंट हमेशा आपस में इक्वल होंगे। और इसके अलावा ए बी का डिटरमिनेंट जो है वो आप अलग अलग करके भी लिख सकती हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, या फिर जो बी ए है जो कि ए बी के इक्वल ही है, आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिटरमिनेंट के केस में आप जो है साइड को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, आपका आंसर में जो है वो सेम ही रहेगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, या डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, या डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये सभी के आंसर क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में भी है एक रिजल्ट गिवन दिया गया है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि इनवर्टिबल है, मींस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा जो कि एक मैट्रिक्स ही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। मींस आप मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें और उसको जो है वो 1 से डिवाइड कर दें, तो आपको मैट्रिक्स जो ए है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसके डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है, और नेक्स्ट रिजल्ट जो कि आप लोगों ने याद रखना है वो यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पावर के केस में ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप क्या करते हैं उसकी क्यूब से क्यूब फाइंड कर लेते हैं, तो जो ए क्यूब का डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा कि आप क्या करें, जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें और उसकी जो है वो क्यूब ले लें, तो आप दोनों आंसर क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। और इस तरह इन जनरल ये है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और उसकी पावर एन अगर आप लेंगे तो वो भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स ही होगा, ए की पावर एन का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा कि आप क्या करें, जस्ट पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें और उसका जो आंसर होगा उसकी आप पावर एन फाइंड कर लें, तो दोनों आंसर क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये भी रिजल्ट जो आपके पास जनरली जो है वो होल्ड करता है। ये जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड मैंने आप लोगों को ये जो रिजल्ट बताए हुए हैं ये वाले रिजल्ट आप लोगों ने जो है वो ज़बानी याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल भी आप लोग कर सकते हैं इन रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि वाकई ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं, इनका प्रूफ जो आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद जो हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, तो ये एक्सरसाइज 5.1 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लेक्चर के लिए जो है इतना ही काफी है।